अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। 2 इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल स्टोरीज़ मैं ज़रा शुरू में आपको बताऊँ। एक तो ये है कि बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है कनाडा में, और वो ये हुई है कि जो यहाँ की पुलिस है आरसीएमपी जिसको कहते हैं, उन्होंने 3 भारतीय बाशिंदों के ऊपर चार्ज लगाया है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। और वो आपको याद है कि पिछले दिनों में आपने पढ़ा होगा जब यहाँ पे वैंकूवर में हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल किया गया था, और उसके बाद फिर इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात बहुत शदीद हद तक ख़राब हो चुके हुए थे। तो उसी केस के सिलसिले में उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और जिनका बताया जा रहा है कि वो इंडियन नेशनल्स हैं और यहाँ पे अल्बर्टा जो सूबा है उसके एडमिंटन शहर में रहते हैं, और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसमें एक करणप्रीत सिंह हैं 28 साल के, एक कमलप्रीत सिंह हैं जो कि 22 साल के हैं, और करण बरार हैं जो कि वो भी 22 साल के हैं। और ये आपको पता है कि रॉ के बारे में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने बंदे मरवाए हैं यहाँ पे, और यही चीज़ जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन है, उसी के हवाले से ये चीज़ जो है वो बड़ी आगे तक जाएगी। और जो भी एजेंसीज़ बाहर के ममालिक में ये काम कर रही हैं या कर सकती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज चला गया है कि वो अपने आप को ज़रा रोकें। दूसरी जो है वो ये है कि बरतानिया में आज जो हुक्मरान पार्टी है, कंज़र्वेटिव पार्टी ऋषि सुनक की, उसको ऐसी कुट लगी है कि उसकी जो जितने भी वहाँ पे जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे, उसमें उनकी तबाही फिर गई है। तो इसको ज़रा हम किसी और प्रोग्राम में ज़रा करेंगे डिस्कस, लेकिन आज चूँकि हमने डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू करनी है, और इन तमाम उमूर पे बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब। उनसे ज़रा बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम किसान साहब। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। एक तो ये है कि 2 चीज़ें जो हैं उनको मैं मिक्स करके आपसे सवाल पूछूँगा। एक तो ये है कि इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है सहाफ़ियों के साथ, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि 3 पार्टीज़ के साथ मुलाकात नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, जो कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जी काज़ी फ़ाइज़ साहब जो हैं, वो बी टीम बने हुए हैं हमारे खिलाफ, और उनको ये काम नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि काज़ी फ़ाइज़ साहब ये कहते हैं कि जी मुझ पे दबाव नहीं आता, तो उन्होंने कहा दबाव उस पे आता है जो कोई गलत काम ना करता हो। तो फिर ये है कि इसका मतलब बेसिकली तो आप ये समझ गए कि वो कह रहे हैं कि वो गलत काम करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है ना, बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि जो काज़ी साहब हैं ना, वो हमारे केसेज़ ही नहीं लगाते, और ये बड़ी हमारे लिए बड़ी नुकसान की सूरत-हाल पैदा हो रही है। स्पेशल सीट्स का जो मसला है, वो भी नहीं उन्होंने लगाया, बल्ला छीन लिया, नज़रिए-ज़रूरत उन्होंने कहा कि ज़िंदा हो गया। अच्छा, इसको ज़रा जोड़ के अब आपने बात हमें बतानी है कि ये जो डेली टेलीग्राफ में इमरान खान का एक आर्टिकल छपा है, मैं अभी दिखाता भी हूँ, वो जो केस है जिसमें मर्डर केस के बारे में उन्होंने सारा कहा है कि जी मुझे अगर इन्होंने अब आखिरी तौर के ऊपर ये सिर्फ ये है कि मुझे मर्डर करना चाहते हैं, और अगर ये मुझे कुछ हुआ और मेरी बेगम को कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो आर्मी चीफ के ऊपर होगी। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के बताएँ जी क्या हो क्या रहा है जी इस वक़्त? देखिए, बुनियादी बात ये है कि इस वक़्त लड़ाई जो है उसके 3 बड़े फरीक हैं। एक चीफ जस्टिस है, एक हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, उसके सरबराह हैं, फौज के सरबराह, और तीसरे इमरान खान है। और इसमें 2 जुज़वी किरदार जो हैं, वो एक चेयरमैन नैब है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ये एक ट्रायंगल बना था, जिसकी वजह से इमरान खान साहब के ऊपर जो मुश्किलात आई हैं, उसमें इन सब ने एक दूसरे के साथ सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। और यही वजह है कि 8 फरवरी का स्क्रिप्ट था, जो जिस तरह से लिखा गया था, उस तरह से मतलूबा नताइज नहीं सका। लेकिन फिर हमने 8 फरवरी की रात को देखा कि जिस तरीके से स्क्रिप्ट के तहत ही तमाम मामलात को चलाने के लिए जो तरीकाकार इख्तियार किए गए, वो भी सबके सामने है। अब इसकी एक जिंदा मिसाल जो है, परसों इस्लामाबाद में हनीफ अब्बासी और साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की लड़ाई है। और उस लड़ाई में अनवार काकड़ साहब ने कहा कि जनाब अगर मैं फॉर्म 47 हो जाएगा और पता चल जाएगा वजीर आजम जिसकी निगरानी में ये इंतखाबात हुए हैं, तो इससे अंदाजा होता है कि जो सारा खेल है वो किस तरीके से ताने बाने उसके बनाए गए थे। अब इमरान खान साहब ने बकायदा, जिसे कहते हैं ना, एक तो अपने कत्ल की जिम्मेदारी की अगर उनको कुछ होता है उसके जिम्मेदार आर्मी चीफ होंगे, उधर से वो चीफ जस्टिस को निशाना बना चुके हैं, और उधर से वो पहले ही कह चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और नैब जो है उसने अपना खेल खेला है। तो ये एक ट्रायंगल तो उन्होंने बना दिया है। अब इसमें कितना एविडेंस है और कितना एविडेंस नहीं है, इससे कतई नजर। लेकिन एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब को अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ना उनकी जमात को मिल रहा है, ना उनको मिल रहा है। और उसकी हालिया मिसाल हमने देखी है
कि जो अभी उनके खिलाफ एक नया नैब ने एक मुकदमा तैयार किया है तोशा खाना के हवाले से, कि उसको एक दूसरा पार्ट उसका बना दिया है। तो इसका मतलब है अभी तक जो मुकदमे बनाए गए उनसे लगता है कि मसला हल नहीं हुआ, और उनसे अगर मसला हल हो जाता तो शायद किसी नए मुकदमे बनाने की जरूरत ना होती। लेकिन अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इमरान खान साहब को जिन्होंने भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक समझौते की पेशकश की है, और वो सियासी लोग भी हैं, वो गैर सियासी लोग भी हैं, वो बिजनेस कारोबारी तबकात के लोग भी हैं, जो उनको पेशकश की जाती है इमरान खान उससे इनकारी है। यानी इमरान खान डायलॉग से इनकारी नहीं है, डायलॉग से इनकारी नहीं है, लेकिन जो डायलॉग के नाम पर कंडीशंस लगाई जा रही हैं उस पर उनकी रिजर्वेशंस हैं। और ये जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा डील और इंगेजमेंट में फर्क होता है। यानी हम इंगेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अगर कोई हमसे बात करना चाहेगा, लेकिन डील नहीं हो सकती। और डील का मतलब ये है कि इमरान खान साहब की जो पूरी पॉलिटिक्स है उस पर कंप्रोमाइज कर लिया जाए और उनकी सारी पॉपुलैरिटी यहाँ पर जो है वो तबाह हो जाए। इसलिए जब वो रुकावटें आई हैं उसकी वजह से इमरान खान के खिलाफ एक नया एक्शन होता है, नया मुकदमा तैयार होता है, और एक नई स्ट्रेटेजी आती है कि इमरान खान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जो जनरल नईम लोधी साहब ने फार्मूला दिया था और जो मैंने सुना है सारा, जो आपके पास से मेरे पास आया था, उसमें भी जाहिर तो वो उनकी नेक नियति है जनरल साहब की, और वो कहते हैं कि वो किसी के इमा पर ये नहीं कर रहे, लेकिन जो वो कह रहे हैं कि 2 बरस तक वो इमरान खान साहब जरा खामोशी तैयार कर ले, यही वो फार्मूला है जो एस्टैब्लिशमेंट मुख्तलिफ तरीकों से निकालती है कि इमरान खान साहब अपने आप को जरा महदूद कर ले, सियासत को सरगर्म ना करें, सियासत में हिलजुल ना करें, सियासत में अफरा तफरी ना मचाएं, कोई मुजामत ना करें बहुत ज्यादा, और खामोशी से 2 बरस का इंतजार करें और इस हुकूमत को चलते रहने दें। तो जिसकी वजह से इमरान खान उसके ऊपर इनकारी है। और जो जमातें जिनकी आपने बात की है, भाई देखिए ना, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, एमक्यूएम तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है ना इस सिस्टम की, जो 8 फरवरी के इंतखाबात की सूरत में हुआ है, तो उनसे तो बात नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह कि बात भी करनी है तो पता तो चलेगा कि उनके पास क्या इख्तियारात हैं और क्या उनके पास ऐसी चीज है जो वो ये दे सकते हैं। ना पीएमएलएन के पास कुछ है, ना पीपल्स पार्टी के पास कुछ है, और ना एमक्यूएम के पास कुछ है। इनका रिमोट कंट्रोल भी तो किसी और के पास है ना, तो किसी और के साथ ही फिर बातचीत होगी, किसी और के साथ ही मामलात को तय करने की कोशिश की जाएगी। तो मुझे लगता ये है, और ये जो इमरान खान साहब ने इंडिकेशंस किए हैं चीफ जस्टिस के बारे में, अब चीफ जस्टिस तो खुद अपने इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में काफी वीक हो गए हैं, और उनके खिलाफ जो जजेस हैं उनकी रिजर्वेशन भी शामिल हो रही हैं। और आपने देखा कि वो जो वफाकी वजीर कानून है आजम नजीर तारड़ साहब, उन्होंने इंडिकेशन दे दी है कि जजेस की तकर्री के नाजुल के अंदर है वो एक आईनी तरमीम लाने की बात की जा रही है। तो ये बातें तो हो रही है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब की एक्सटेंशन की बात की जा रही है, या इस तरह की कोई चीज की जा रही है जिसका फायदा बराह रास्त चीफ जस्टिस को पहुंचाना मकसूद है। तो ये खेल जो है उसमें फिर चीफ जस्टिस तो निशाना बनेंगे ना, और वो सिर्फ इंटरनल जजों से नहीं बनेंगे बल्कि एक्सटर्नल फोर्सेस से भी बने कि जनाब ये क्या मजाक हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है, अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो जो पावर प्लेयर्स हैं, उनके जो डायनामिक्स हैं, उनके जो अपने पावर इंटरेस्ट हैं, उसको समझे बगैर आप पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस को नहीं समझ सके। लेकिन सलमान भाई, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि मुझे जरा थोड़ा सा माइंड गेम के तौर पर बताएं कि इस वक्त इमरान खान की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ से जो भी आपने जिस तरह बताया कि उनको ऑफर की जाती हैं मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कि भाई आप बातचीत करें, सब कुछ करें, लेकिन उसके साथ ही हम देखते हैं कि वो अपनी वो अंग्रेजी में कहते हैं कि ही इज अपिंग हिज एंटी, वो जो अपना जो एक अपनी पोजीशन है उसको बहुत सख्त कर रहे हैं उसको। तो उनकी क्या स्ट्रेटजी क्या होगी कि मैं एक तरफ इस तरह करूं और ताकि मेरी जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो जरा बेहतर हो जाए, ये हो सकता है। देखिए, एक बात तो ये ना कि इमरान खान साहब को पता है कि वो अब रेलिवेंट नॉन रेलिवेंट नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के एक बड़े मजबूत पावर प्लेयर हैं, और उनको ये भी पता है कि जो सियासी बंदोबस्त इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने किया है वो वायबल नहीं रहा, ना वो चलने के काबिल रहा है। और उसके अंदर तो नई दरारें जो है इसहाक डार की तकरीरी के साथ हुई है, जिसे एस्टैब्लिशमेंट में बड़ा सख्त नापसंद किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब को लगाया है कि वो मौसम नकवी को जरा कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो ये सारी खेल जो है हुकूमत के अपने अंदर ताने बाने बनाए जा रहे हैं ना, तो इसलिए इमरान खान समझते हैं कि ना ये बंदोबस्त चलेगा, ना ये सियासत चलेगी, और ना ये मईशत चलेगी। और वो उनको क्या जरूरत है कि वो एक ऐसे मौके पे आके
जो है ना कोई डील करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनकी अपनी पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचे। इसलिए अगर उन्होंने कोई बातचीत भी करनी है तो अपनी कंडीशंस में करेंगे ना, अपनी कंडीशंस के अंदर वो देखेंगे कि कहाँ लचक पैदा करनी है और कहाँ लचक पैदा नहीं करनी है। इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि बातचीत हो लेकिन डोमिनेंट इस्टेब्लिशमेंट रहे, यानी उनका एजेंडा जो है वो ज्यादा बालादस्त रहे। तो इमरान खान को पता है कि इतना प्रेशर वो डालेंगे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और जितना प्रेशर जो है वो अपनी हुकूमत के ऊपर, इस हुकूमत पे डालेंगे, उसी के नतीजे में अगर कुछ मिलना होगा तो उनको कुछ ज्यादा मिल सकेगा। और अगर वो थोड़ा सा पसपाई करके विड्रॉल करके ये तासुर देने की कोशिश करे कि इमरान खान थक गया है और इमरान खान हर सूरत में डील करना चाहता है, तो फिर यकीनी तौर पर उनकी पोजीशन जो है वो नहीं होगी जो इमरान खान चाहते। तो ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया हनीफ अब्बासी और काकड़ साहब की जो आपस में लड़ाई हुई है और इसमें एक किस्म का कन्फेशन जो है वो सामने आ गया है, और जिस तरह एक दूसरे को कह रहे थे कि तुमने माल खाया, वो कह रहे थे कि फॉर्म 47 वाली बात जो है, तो इसका मतलब है, तो मतलब अगर साबिक वजीर आजम ये चीज मान रहे हैं तो फिर तो सबके सब जो है वो यहाँ हो जाता है ना कि जो चीज सामने थी वो लोगों को शायद ना पता हो, तो करने वाले हैं वो सब मान रहे हैं कि कन्फेशन उन्होंने कर दिया कि जी हमने ये सब कुछ किया था। वो कहते हैं जाने ना जाने गोली ना जाने बाप तो सारा जाने है, यानी पाकिस्तान के इंतखाबात के बारे में आप एक मोची से शुरू हो जाए और एक बड़े तबके तक लोगों तक चले जाएं, सब बताएंगे कि इंतखाबात में किस तरह से इंतखाब चुराया है। और दूसरी बात मैं आपको एक और खबर के तौर पे देना चाहता हूं कि पीएमएलएन ने इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव बढ़ाने के लिए मोहसिन नकवी को और अनवार काकड़ को टारगेट करने की कोशिश की। अब ये जो गंदम का जो क्राइसिस है, इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। अब आपको पता है कि उस क्राइसिस के अंदर मोहसिन नकवी साहब भी और खास तौर पे अनवार काकड़ साहब भी शामिल है, और इसी के ऊपर जो है हनीफ अब्बासी की और उनकी तलखी भी हुई है। तो अब इनका ख्याल ये है कि हम भी इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव बढ़ाएं कि जनाब अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर हमारी तरफ से भी एक कार्ड होगा, क्योंकि ये सारे क्राइसिस तो आपका पैदा करता है। और आपका नवाज शरीफ साहब ने बड़ी सख्ती से शहबाज शरीफ साहब को ताकीद की है, उनको कहा है कि मंडे को वो मेरे पास आके लाहौर मुझसे मिलें और 7 दिन के अंदर अंदर इन तमाम किरदारों को बेनकाब करें, चाहे उसमें कितने भी ताकतवर लोग क्यों हैं। तो लगता ही है कि मुस्लिम लीग नून भी जो है ना वो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है इंटरनली इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि हम उनके एजेंडे को थोड़ा सा चैलेंज करें। इतनी ज्यादा विड्रॉल की जो पॉलिसी हमने इख्तियार की हुई है वो आगे नहीं जा रही। इसमें शहबाज शरीफ से ज्यादा नवाज शरीफ ज्यादा सरगर्म नजर आते हैं इस सारे मामले में, और नवाज शरीफ ने अब लाहौर में बैठ के अपना कंट्रोल जो है पार्टी मामलात पे चलाना शुरू कर दिया है, और वो चाहते हैं कि मरियम नवाज को करें। और वफाक में उन्होंने अपने 2 बंदे भेज दिए हैं, राना सनाउल्लाह और इसहाक डार, ताकि वो शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े रहें और चीजों को देखते रहें। तो मुझे लगता ही है कि ये जो टकराव पैदा हो रहा है इसका अल्टीमेट फायदा जो है वो इमरान खान उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है ये बंदोबस्त चलना नहीं है, और जब ये नहीं चलेगा तो बातचीत के दरवाजे और खुलेंगे, रास्ता और निकलेगा। अलबत्ता पीएमएलएन की स्ट्रेटेजी एक और स्ट्रेटेजी है कि किसी भी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान अगर कुछ बातचीत चल रही है उसको किसी ना किसी तरीके से सबोताज किया जाए। अच्छा, साथ ही आपने जैसे कहा कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी वो बढ़ रही है और सब कुछ हो रहा है, वो हमने देख लिया कि जो पाकिस्तान का जो iCube कमर जो कि चांद के ऊपर हमारा सफर शुरू हुआ है, उसकी जो लॉन्चिंग थी उसमें हमने देखा कि जो नारे हैं वो इमरान खान के लग गए हैं। क्रिकेट मैच होते हैं तो वहां पे इमरान खान के नारे, बाकी जगहों पे जाते हैं तो वहां पे इमरान खान के नारे। तो ये कैसे हो रहा है जी? ये तो मतलब इनके हाथ में से चीजें निकलती नजर आ रही हैं। देखिए ना, बात यह है कि जिस किस्म की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं और जिस तरह से आप ताकत के अंदाज में चीजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्टीमेट उसका रिएक्शन तो आएगा ना, वो बबल तो फटेगा। लोगों को पता है ना कि आप किस तरीके से इमरान खान का रास्ता रोक रहे हैं, किस तरीके से उनके साथियों के रास्ते रोक रहे हैं, किस तरीके से अब जाकर कोई नया मुकदमा बना रहे हैं। अब आपने देखा ना, कल वो वीडियो आपकी नजर से गुजरी होगी जिसमें बुशरा बीबी की 2 बेटियां जो है उन्होंने कुरान उठाकर अपनी माँ की गवाही दी है और कहा है कि जनाब हम तंग आ गए थे अपनी माँ के खिलाफ स्कैंडल सुन सुन के, अब हम बाहर आ गए हैं और हमने अपनी माँ की गवाही दी है कि उन्होंने इद्दत पूरी की है। यानी आप अंदाजा लगाइए ना। और वो फवाद चौधरी का ट्वीट भी बहुत अच्छा है, उसने कहा यार को शर्म करे, अब इस हद तक ना जाएं कि हम घर की बेटियों को और बहुओं को और बच्चियों को और माओं को जो है ना इस तरह से सरेआम घटियापन की हद। तो अब ये जब वीडियो आती है तो इमरान खान का मुकदमा कमजोर होता है या मजबूत होता है? और उनका वो जो मुकदमा है, जो उनके मियां है बुशरा बीबी के, वो जो भाग रहे हैं वकालत से और अदालत पे अदम एतमाद कर रहे हैं, जज पे अदम एतमाद कर रहे हैं, उनके वकील आते नहीं है, तो इसका मतलब यही है ना कि ये जो मुकदमे सारे बनाए गए हैं इसमें वजन नहीं है।
वो चाहे अलकादरिया ट्रस्ट है, चाहे वो तोशा खाना है, चाहे वो अपना ये इद्दत का केस है, चाहे वो और ये साइफर केस जो है, वो तो खुद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि यार इससे ज्यादा बेहुदा मजाक कोई नहीं हो सकता जो आपने किया है। तो अब जब कानूनी मुकदमे कमजोर हैं तो सियासी मुकदमे जो है वो उसमें उलझाकर, आप वो सही कहे, इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब मेरे मुकदमात को लंबा किया जाता है, उसमें ताखीर की जा रही है, तो ये सारा खेल जाहिर करता है ना कि इमरान, अच्छा फिर ये कि अगर इमरान खान रेजिस्ट ना करते तो आज इमरान खान कहीं ना होते। इमरान खान की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है वो उनकी रेजिस्टेंस के ऊपर बेस करती है ना। जो लोग ये कहते थे कि इमरान खान रेजिस्ट कर सकता, उसको तो नाकाम कर दिया इमरान खान की सोच ने और फिक्र ने और इस्तकामत ने। तो जब उसने किया है तो वो नीचे भी आपको रेजिस्टेंस नजर आ रही है बाकी लोगों के अंदर जो जेलों के अंदर है। मैंने आपको मिसाल बताई थी कि इमरान खान ने अपनी बहन को कहा कि जाके मेरा पैगाम दो हसन न्याजी को कि जो लोग भी इस वक्त मिलिट्री कोर में है वो माफीनामा लिखकर अपनी जान छुड़ा लें और वो मेरे साथ ही रहेंगे, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं, लेकिन वो इस वक्त अपनी जान बचाएं। वही उनकी उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने बेटे हसन न्याजी को जाकर ये बात की तो उन्होंने कहा कि जैसे लोग ये कहते हैं कि जब इमरान खान अंदर है तो हम कैसे बाहर आ जाए, हम भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो मेरा मतलब है जब लीडर इस्तकामत दिखाता है, जब लीडर मुजामत कर रहा होता है तो फिर नीचे भी मुजामत नजर आती है। ये फवाद चौधरी साहब अगर इमरान खान मुजामत ना कर रहे होते तो आज फवाद चौधरी भी कहीं नजर ना आ रहे होते। उन फवाद चौधरी दोबारा इन हुए ना पीटीआई के अंदर, और कल उन्होंने मुलाकातें भी की है, लाहौर के अंदर बड़ा मसरूफ दिन गुजारा है असद कैसर वगैरह के साथ। तो इसका मतलब ये है ना कि उनको भी अंदाजा है कि अगर हमने भी अपनी पॉलिटिक्स करनी है तो हमें इमरान खान के साथ ही खड़ा होना, किसी और के साथ नहीं खड़ा होना। यही वो इस वक्त डायलेमा है जो हम समझ नहीं पा रहे कि ताकत के अंदाज से चाहे आप नवाज शरीफ को निकालें, चाहे आप बेनजीर भुट्टो को निकालने की कोशिश करते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो को निकालने की कोशिश करते रहे, अब इमरान खान को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये तजर्बा कामयाब नहीं होगा। इस तजर्बे का इम्पैक्ट होता है। और इमरान खान एक पॉपुलर पॉलिटिक्स है, नौजवानों की जो कंट्रोल है वो इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है। इस वजह से भी एक मसला तो पैदा होगा ना कि अगर आप इमरान खान को ताकत से निकालेंगे तो उसका एक बबल तो फटेगा। बबल फटेगा। अच्छा, साथ ही जो अभी हमने देखा 2 दिन पहले जो तकरीर फरमाई थी हमारे आर्मी चीफ साहब ने वहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स के फंक्शन के ऊपर, उसका जवाब भी मौलाना फजलुर रहमान साहब वगैरह जैसे जो लोग हैं वो भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि हदूद से तजावुज़ तो आप करते हैं, हम तो नहीं करते हैं। और इसी तरह सनाउल्लाह बलोच साहब को मैं सुन रहा था लाहौर में, वो बता रहे थे कि ये आइन में बाकी आर्टिकल्स भी हैं, उनको भी देखना चाहिए। और फिर उस तकरीर के बाद हमने देखा कि साइबर क्राइम एजेंसी जो है वो नई बना दी गई है एफआईए से हटा के उसको। अब ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो मामलात हैं, इसका मतलब है कि सोशल मीडिया की अब मजीद क्रैकडाउन का शिकार होगा जी सोशल मीडिया। लेकिन ना उसका एक नतीजा ये निकल रहा है कि मीडिया के अंदर भी पुराने दोस्त जो एक दूसरे के साथ बड़े नाला होते थे और माजी में एक दूसरे के खिलाफ बड़े इल्जामात लगाते थे, आज वो इकट्ठे हो रहे हैं। हामिद मीर के बारे में आया है कि उनको कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं और बहुत से जर्नलिस्टों के ऊपर मुकदमे बनाने की बात की जा रही है। और वैसे बाय द वे सलमान भाई कल आजादी सहाफत का दिन भी था, आप अंदाजा लगा लें। जी जी, आजादी सहाफत का दिन भी था, लेकिन उसी आजादी सहाफत के दिन के अंदर ही हमने देखा कि मीडिया को कंट्रोल करना थ्रू मालकान या थ्रू सेठ, वो भी हम देख रहे हैं ना कि किस तरह से मीडिया कितना आजाद है। मैंने आपको बताया था कि मैंने एक कॉन्फ्रेंस में ये कहा, एक लाहौर जो मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि जो प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसको इररेलेवेंट भी मीडिया के लोगों ने किया है और ताकतवर लोगों ने किया है। उसकी वजह से सोशल मीडिया की अहमियत बढ़ गई है। अगर आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया की अहमियत को कम किया जाए तो आप खुदा इस इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को आजाद करें, उस पर तरह तरह की पाबंदियां लगा के जब आप उसका गला घोटेंगे तो लोग दूसरा नुक्ता नजर सुनने के लिए सोशल मीडिया की तरफ जाएंगे। तो इसलिए मीडिया का भी मसला आपके सामने नजर आ रहा है, जजिस के मसाइल आपको सामने नजर आ रहे हैं। तो ये जो फजलुर रहमान साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, अब ये खबरें चल रही हैं कि कोशिश की जा रही है कि फजलुर रहमान और पीटीआई जो है एक प्लेटफॉर्म पर कम से कम नुक्तों पर इकट्ठे होकर तहरीक चला सके। तो ये सारी चीजें चल रही है। महमूद खान अचकजई साहब बोल रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में सरदार अख्तर मैंगल की तकरीर जो है वो भी बड़ी जबरदस्त तकरीर थी। फिर मौलाना फजलुर रहमान ने जो कौमी असम्बली में तकरीर की है, बड़ी धुआंधार पहली तकरीर जब वो इस 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, और बड़ी जोरदार गुफ्तगू की है। और उन्होंने कहा कि जनाब जब आप सियासत करेंगे तो फिर उसका जवाब भी आपको सियासी तौर पर सुनने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जाहिर करती हैं कि हम अभी भी सियासी फैसलों को गैर सियासी हिकमत अमलियों के तहत डील करना चाहते हैं। जब आप सियासत को गैर सियासी हिकमत अमलियों के तहत डील करेंगे तो फिर वो सियासत पीछे रह जाएगी, फिर वो टकराव का माहौल पैदा करेगा। अब देखिए ना, टकराव की बात आपने की है। अब अचकजई साहब को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे जी कि पीटीआई जो थी वो जीत चुकी थी
और उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे कि भाई इन बच्चों ने मुझे शिकस्त दे दी है और ये मैं अब मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की जो रिहाई है उसका आपको मुतालबा करना चाहिए और फिर जो बुशरा बीबी के केसेस हैं उनको ख़त्म करवाना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये देखें ना, ये हमारी जो सियासी शराफिया है, सियासी लीडरशिप है, वो भी तो ये चीज़ों में शामिल है ना जी। जी, जी, बिल्कुल शामिल है ना। वो जो आप कहते हैं कि हम सियासत से आज़ाद हो गए हैं, हम सियासी मुदाखलतें नहीं करते, उसकी रिफ्लेक्शंस तो नज़र आ रही है ना। अभी एक और हुँ, डेवलपमेंट हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों के जो फॉर्म 47 और हुँ, 45 है वो मंगवा लिए हैं। अब यानी एस्टैब्लिशमेंट भी दबाव डाल रही है इनके ऊपर कि भाई अगर ज़्यादा गुफ्तगू करोगे तो फॉर्म 47 अवेलेबल है। जो मैंने हाँ, आपको कहा कि काकड़ साहब ने गुफ्तगू की है हुँ, के सामने। तो ये ठीक, सारे फरीक आपस में उलझे रह गए ना, एक दूसरे से खुद टकराव कर रहे हैं। क्योंकि जब हुँ, आप जाली मैंडेट की बुनियाद पर हुकूमत बनाएंगे, आपके पास मैंडेट ना हो, आप चोरी छुपे और डकैती करके वजीर आजम बने हो, तो फिर आपको तरह तरह की बातें सुननी पड़ेंगी ना। और फिर वो सुननी जो पड़ेगी। लोग लाए हैं आपको जिताकर, देखिए ना, आप तो 11 बजे अपनी शिकस्त को तस्लीम करके दरवाजे बंद करके लाइटें चले बंद गए करके थे। जा चुके, हाँ, हाँ, ठीक है ना। और आपने देखा कि रात 11 बजे से लेके 2 ढाई 3 बजे तक, 4 बजे तक आप कहीं नजर नहीं आए टीवी के ऊपर। फिर उसके बाद आप एहसन इकबाल साहब आए, फिर राना सनाउल्लाह आया, तो उस वक़्त तक कोई मामला तय हो चुके थे ना। फिर सुबह हाँ, उसके मुताबिक नताइज आने शुरू हो गए। तो कहने का मतलब है कि जब हुकूमत ने वो जो आपने कहा ना कि नवाज़ शरीफ साहब से ये तवक्को की जा रही थी कि वो कोई हाँ, अखलाकी पोज़ीशन लेंगे, वो करेंगे, हाँ, सियासी पोज़ीशन लेंगे, डेमोक्रेटिक पोज़ीशन लेंगे, लीगल पोज़ीशन लेंगे। भई नवाज़ शरीफ साहब की सियासत कभी लीगल, कभी डेमोक्रेटिक, कभी कॉन्स्टिट्यूशनली, कभी मॉरल ग्राउंड में रही है। वो तो सारी ज़िंदगी इसी ताने-बाने के अंदर जो है, जोड़-तोड़ के अंदर कभी कुछ लो और कभी कुछ दो, कभी बेनज़ीर के खिलाफ साजिशें, कभी इमरान खान के खिलाफ साजिशें, कभी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ साजिशें, कभी जुडिशरी के खिलाफ साजिशें करके जो है इक़्तिदार के अंदर आते रहे। तो उनसे ये ये तवक्को तो सही करना है। कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो कोई बहुत बड़े लीडर हैं और बड़े अखलाकी ग्राउंड्स के अंदर अपनी शिकस्त को तस्लीम करेंगे, उन्होंने नहीं की। वो मैं नहीं कहता होगा, हूँ आप हाँ, छोड़े सारे इलेक्शन, आप सिर्फ एनए 130 जो है वो बाहर निकाल लें, आपको दूध का हाँ, दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि खुद हज़रत जो है वो कैसे जीते हैं और कैसे जितवाए गए हैं। तो बाकी हुँ, बातें तो बेमानी है सारी की सारी। वो जेल में सही बैठी बात हुई है। आलिया हमज़ा जो है 1,03,000 वोट लेती है हमज़ा शहबाज के मुकाबले में, फिर आप गए आप उसको जिता देते हैं यार। तो मेरा मतलब है हुँ, जब आप इस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, तो उससे आपको हासिल क्या हुआ? उससे हुँ, हासिल ये हुआ कि हमारे इदारे भी एक्सपोज़ हो रहे हैं, हमारी सियासत भी एक्सपोज़ हो रही है, हमारी जमहूरियत भी एक्सपोज़ हुई है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक्सपोज़ हुआ है, हमारा लॉ भी एक्सपोज़ हुआ है और हमारी मॉरल ग्राउंड भी एक्सपोज़ हुई है। और ये अब हुई हम है। एक ऐसी अच्छा, जगह पे खड़े हुए हैं, जहाँ लगता है कि सारी चीज़ें हमारे हुँ, हाथ में नहीं है। हाथ में नहीं है और साथ अच्छा ज़रा अदलिया की थोड़ी-सी ज़रा मुझे बताएँ कि वो जो मखसूस नशिस्तें हैं, रिज़र्व सीट्स जो हैं, उनका केस अब लगा दिया गया है 8 मई को उसमें सुप्रीम कोर्ट में और मंसूर अली शाह साहब उसको हेड करेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो सूरत-ए-हाल है, इसमें अब काज़ी साहब के लिए भी तो मसाइल होंगे ना? अगर ये फैसला आ जाता है और अगर पीटीआई को ये नशिस्तें मिल जाती हैं, तो फिर तो 2/3 वाली मेजॉरिटी उनको नहीं मिलेगी और वो तो फिर काज़ी साहब का मामला जो है वो उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। नहीं, वो जो देखो ना, काज़ी साहब को जिन लोगों ने अपनी मकबूलियत के पेडेस्टल पे बिठाया था और हुँ, समझाया था कि ये पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए निजात दहिंदा है और उनको एक मसीहा के तौर पर पेश किया था। अब उस गुब्बारे में से तो काफ़ी हद तक हवा निकल चुकी है और हुँ, वही लोगों के अंदर गुब्बारों में से हवा निकली है जो कल उनको बड़ा प्रेज़ेंट कर रहे थे एक बड़े पॉपुलर और बड़े निजात दहिंदा के तौर पर। और अब जो मंसूर अली शाह साहब समेत और बहुत से जजेस हैं जो कल तक आपको नजर आ रहे थे, आज वो एक दूसरी पोजीशन के ऊपर खड़े नजर आ रहे हैं। फिर ये जजेस के अंदर सवाल उठ रहा है कि जनाब ये जो आजम नजीर तारड़ साहब ने बात की है जजेस की हाँ, तकरीरी के हवाले से, आईनी हाँ, तरमीम के हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से, जब ये बातें आ रही हैं तो ये जुडिशरी को तो और ज्यादा तकसीम करेंगी ना। हुँ, अब हुँ, सबको पता है कि इंतखाबी निशान बल्ला जो वापस लिया गया है उसके पीछे क्या था। सबको क्या पता है था? कि जनाब मखसूस नशिस्तें छीनी गई तो उसके पीछे क्या था। सबको पता है कि इमरान खान को दीवार से लगाना मंसूबा था और उन्होंने लगाया और वो खेल खेला गया और वो नतीजा आप सब देख रहे हैं। तो कोई चीज़ ढकी छुपी तो नहीं है ना। और अब जुडिशरी को भी हाँ, समझ आ रही है कि अगर उन्होंने आगे अपने आप को लेकर चलना है, तो उन्हें पेनिट्रेट करना पड़ेगा इस सूरत-ए-हाल में। इतनी विथड्रॉल की पॉलिसी अगर हम इख्तियार करेंगे, तो जैसे सियासत बर्बाद हुई है, वैसे ही हुँ, जुडिशरी भी बर्बाद हो जाएगी। ठीक बात, ठीक बात। अच्छा आखिर में जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब की रिटायरमेंट का जो नोटिफ़िकेशन है, वो सदर मुमलिकत ने जारी कर दिया है और अब ज़ाहिर है कि उनकी जो पुरानी जो एमोल्यूमेंट्स वगैरह थे, वो भी सारे उनको मिल जाएँगे और उनका जो स्टेटस है, वो बहाल हो जाएगा। आपकी क्या राय है जी इस हवाले से? ठीक है, देखिए उनके साथ ज़्यादती तो हुई थी उस वक़्त, इसमें तो हुँ, कुछ नहीं है। अगर हम पीछे की तरफ देखें, उस वक़्त जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ था।
और यही वो एक कहानी है कि जो हम अपने जुडिशरी के अंदर जब सियासी मुदाखलतें करते हैं, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हों, चाहे वो खुद जुडिशरी के अंदर से लोग अपने ही इदारे के खिलाफ साजिशों के खेल का हिस्सा बन जाएं, तो वो चीजें खत्म होनी चाहिए। देखिए ना, अब दुनिया के अंदर जो है हम एक किस तरह से अपने आप को वाइबल बनाएं। हम अपने आप को वाइबिलिटी जो है वो एक ही बुनियाद के ऊपर बना सकते हैं कि जहां हम ये कहें कि हमारे सामने फर्द की अहमियत नहीं है, हमारे सामने इंस्टीट्यूशन की अहमियत है। हमारे सामने फर्द का इंटरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहता जितना रूल ऑफ लॉ जो है उसको मेंटेन करना है। और अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें इन तमाम चीजों से निकलना होगा, चाहे वो माजी में किसके खिलाफ हुआ, किसके खिलाफ नहीं हुआ, आज किसके खिलाफ हो रहा है, किसके खिलाफ नहीं हो रहा। इससे कतई नजर पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग किस्म की जुडिशरी, पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग किस्म का पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और एक मजबूत किस्म की पार्लियामेंट दरकार है अगर पाकिस्तान ने इस क्राइसिस से बाहर निकलना है। और अगर हमने एक एडवेंचरिज्म की बेसिस के ऊपर चलना है, चाहे जुडिशरी में चले, चाहे पार्लियामेंट में चले, चाहे किसी इंस्टीट्यूशनल इदारों में चले, तो उसका नतीजा फिर यही निकलेगा जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हम देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सलीम हैदर साहब और फैसल कुंडी साहब को पंजाब और केपी का गवर्नर बनाने के लिए नामजद कर दिया गया है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, फैसल करीम कुंडी साहब की तो बात चल रही थी, मुझे समझ आती है कि कल अचानक जो नाम पंजाब के गवर्नर का आया है, उसमें पहले कमरुज़्ज़मा कायरा का नाम था, फिर अफजल चंद का नाम था, फिर वो क्रिकेट बोर्ड के ज़का अशरफ का नाम आया, फिर उसके बाद मखदूम अहमद महमूद का नाम आया, फिर हिना रब्बानी खर का नाम आया। तो जरदारी साहब का एक कमाल तो है ना माशाल्लाह, लॉटरी जब निकालते हैं तो फिर ऐसी लॉटरी निकालते हैं कि जो लोग हैरान हो जाते हैं। अब ये नहीं पता लॉटरी जो है जरदारी साहब के पास से निकली है या पिंडी वालों के पास से निकली है, अलबत्ता ये फैसला होना बाकी है। ये देखना पड़ेगा। चलें, इसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच सलमान भाई, बहुत शुक्रिया। जल्दी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।